अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। विश्व की जो जनसंख्या वो वाकई में बढ़ रही है, लेकिन कई देशों में वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कई लोगों में ऐसा भी है कि अब जनसंख्या नहीं बढ़ रही। जैसे केन्या में जो जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा है। अगर आप देखिएगा कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ जो मृत्यु दर कम हो गई है, लेकिन जो जन्म दर है अभी भी अधिक है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जिससे वृद्धि दर बढ़ रहा है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां जन्म दर ही मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वही कम है, और मृत्यु दर ये भी कम है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है। पहले मैं आपको ये चित्रण दिखाता हूं। ये जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें हैं। इसका मतलब सबसे पहले देखिए कि जो नीले प्रदेश है, नीले नीले जो दिख रहे हैं, यहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और जहां पर उसके अति उच्च है बहुत ज्यादा, उसके बाद आता है ये इलाके, यहाँ भी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। देखिए ये इलाके जो है, ये इलाके पाकिस्तान का इलाका है, उसके बाद ईरान का इलाका है ये। और यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी देश है, थोड़ा म्यांमार के साइड के जो देश है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद आदर्श जहां पर सबसे बेहतरीन हो रहा है वो ये इलाका है, वो इलाका है। हिंदुस्तान में भी ठीक ठाक है, ये भी इलाके ठीक है। और उसके बाद निम्न, अब ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना कम है, यहां पर भी कम हो रहा है। ये अपना देखिए चाइना ने कितना कंट्रोल किया हुआ है, यूएसए और कनाडा में भी कम है। और जहां पर बहुत कम है, ये तो ह्रास वाली बात है, यहाँ तो बढ़ ही नहीं रही है, यहाँ तो बढ़ ही नहीं रही है। लोग बाग मतलब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे नहीं पैदा होंगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? लोग भी चाहिए, ये भी बहुत गलत। देखिए अति उच्च तो गलत गलत है ही, बहुत सारी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम जनसंख्या ना हो ये भी एक गंभीर समस्या है। जनसंख्या संगठन क्या होता है? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश का जो आर्थिक विस्तार है, विकास के स्तर में से कुछ अंतर नहीं पड़ता। इसको समझिएगा। जैसे बांग्लादेश और जापान, ये बहुत घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से काफी आगे है। ये एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका, उनके गुणों के बारे में जानने या उनके गुणों के बारे में जानना हमें आवश्यक होता है। लोग अपनी जो आयु है, लिंग है, उनकी साक्षरता, मेन चीज साक्षरता है। साक्षरता का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं क्या है, वीक तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका व्यवसाय क्या है और आय क्या है, इस तरीके से एक दूसरे से अलग है। और लोगों की जो विशेषताएं हैं या भिन्नताएं, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जो जनसंख्या संगठन है, संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ये जनसंख्या संगठन ये बताता है कि ये अलग अलग संरचना कैसी है। अब यहाँ पर देखिए कि मैं अपने पोते पोतियों की कहानी सुनाती हूँ। ये क्या करती है? पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। ये कहते हैं मैं सेतु बनाता हूँ, ये साहब कहते हैं कि मैं सेतु बनाता हूँ, ये कहते हैं मैं घर की देखभाल करती हूँ, ये कहते हैं मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं गायक हूँ, और ये साहब जो है वो डॉक्टर है, ये महिला कहती है कि मैं कैंसर का उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, ये कहते हैं किसान। तो इसमें कौन सा आपकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, कौन सा नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। इसी को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में मदद करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, पहले किस आयु वर्ग की हैं, वो कितने शिक्षित हैं, किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय क्या है और उनकी स्वास्थ्य की दशा क्या है। तो एक देश की बात करें तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करके एक रुचिकर विधि, यानी कि जनसंख्या पिरामिड है, मतलब रुचिकर विधि इसका मतलब ये है कि एक जनसंख्या पिरामिड बना दीजिए, उससे जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड, पहले मैं आपको पिरामिड दिखाऊंगा, पहले ये चर्चा कर ले, फिर पिरामिड को समझाता हूं मैं आपको कि एक जनसंख्या पिरामिड बताता क्या है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित कैसे है। जैसे 5 से 9 साल में कितने लोग हैं, 10 से 14 साल में कितने लोग हैं, कितने ह्यूमन बीइंग हैं, और कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ष में पुरुष और स्त्रियां कितनी है। तो ये जनसंख्या पिरामिड आप देखिए, एक जनसंख्या पिरामिड है। ये जनसंख्या पिरामिड में यहाँ से 0 से 4, मतलब जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं और 4 साल के हुए हैं, वो कितने हैं, ये आपका बेस है पिरामिड का। धीरे 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 बढ़ते रहेंगे तो आप 85 साल, 90 साल, 100 साल के ऊपर अगर देखा जाए तो विश्व में गिने चुने लोग होंगे, तो बहुत कम। अब देखिए ये जो बीच का इलाका है, अच्छा ये साइड जो है नीला दिख रहा है, पुरुष वाला है, जो रेड वाला है वो स्त्री वाला है, यानी कि इतने पुरुष है इसमें, इतने स्त्री है, और बराबरी ही है, ऑलमोस्ट बराबरी ही होनी चाहिए।
अब देखिएगा आप कि हमारी जो एक्चुअल जनसंख्या है वो 20 के ऊपर और करीबन 60 के नीचे, ये एक्चुअली वर्किंग वाली होती है। ये ऐसी होती है जो काम कर सके, बाकी ऊपर थोड़ा सा रिटायरमेंट हो जाता है। बच्चे तो खैर अभी बच्चे ही होते हैं। तो ये जो ट्राइंगुलर, इसका ट्राइंगुलर शेप है, इसको मैं अगर इस तरीके से बताऊं आपको, इसलिए इसको पिरामिड कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप में आता है। ऐसे ये ट्राइंगुलर शेप ही तो हो रहा है एक तरीके से। तो ये साहब पूछ रहे हैं इनसे कि ट्राइंगुलर शेप क्या है, तो ये बताती है जनसंख्या पिरामिड है। क्या है ये? जनसंख्या पिरामिड है। तो वो कहती है, ये साहब पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये बताते हैं कि ये लड़की बताती है कि इस देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को, ये तो स्त्री और ये पुरुष हो गए, स्त्री हो गए, और इनकी वर्तमान जो जनसंख्या को उनके आयु वर्ग के हिसाब से, अलग अलग आपका एक्स एक्सिस में दिया हुआ है आयु वर्ग, उसके सामने जो है इतने लोग हैं, जिसमें इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं। तो क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और इस देश की जनसंख्या पता लगा सकता हूं? हाँ, हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन इसको देखा जाए कैसे कैसे पिरामिड बन रहा है। ये है केन्या का पिरामिड। केन्या के पिरामिड में और आपके भारत के पिरामिड में और जापान के पिरामिड में क्या अंतर है? जापान के पिरामिड में, पहले मैं आप एक एक करके बताता हूं। अब देखिए, जनसंख्या पिरामिड एक देश के में जो आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है कि कितने लोग आश्रित हैं। 15 साल से जो कम के होते हैं वो बच्चे होते हैं, और 65 साल के ऊपर जो, क्योंकि जिनका शरीर थोड़ा सा एक तरीके से वीक हो जाता है, वो ये दोनों जो है वो आश्रित जनसंख्या में आते हैं। 15 से 65 वाले जो जनसंख्या वाले हैं वो सक्रिय होते हैं, वो वर्किंग क्लास होती है, जो वाकई में कुछ मतलब काम कर सकते हैं। तो एक देश का जो जनसंख्या पिरामिड है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर वो चौड़ा है और ऊपर से तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि, अब देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उसमें कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। ये स्थिति केन्या की है। केन्या में देखिए वृद्ध लोग कितने कम, बहुत कम है। तो ये पिरामिड या ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसका इस तरीके से ऐसे बन रहा है। यहाँ कितने कम है, और यहां तक ज्यादा क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि बच्चे पैदा तो होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसके बाद जिन देशों में मृत्यु दर, यानी कि विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, कम हो रही है, मतलब मृत्यु दर कम है, और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। अब ये देखिए भारत का पिरामिड है, हमारी जो बहुत सारी जनसंख्या है वो 15 से लेकर आपको 65 के बीच में मिलेगी, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, वो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं, इसलिए वो आगे तक चलते हैं। और ये भारत के पिरामिड का दृष्टिगोचर होता है, यहाँ पर हमको दिखता है। यहाँ पर आप देखिए युवा ज्यादा है हमारे देश में, यानी मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, इसलिए हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी। और कम जन्म दर वाले जापान जैसे, जहां पर जन्म ही कम हो रहा है, वहां पर नीचे वाला इलाका देखिए कितना कम है, यहाँ पर बच्चे पैदा ही कम हो रहे हैं, और घटी मृत्यु दर के कारण लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कहां तक लोग 85 तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, 65 के ऊपर और 85 के बीच में कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ वैसे वर्किंग क्लास तो है इनके पास अच्छा खासा, लेकिन बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, तो आगे क्या किस तरीके से बनेगा? ये एरिया तो खत्म हो जाएगा। तो कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। जो हमारा भविष्य है वो लोग वही हैं जो युवा हैं। वो कुशल होने चाहिए, खुश होने चाहिए, आशावादी होने चाहिए, और उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हम अपने देश की बात करें तो हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास काफी ह्यूमन रिसोर्स है, इतने सारे लोग हैं हम लोग। तो उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए हमको सबको शिक्षित करना है। शिक्षण के अलावा सबको तंदुरुस्त भी रखना है।